नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों से छूटे ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, वैसे जो टारगेट रहेगा वो बैक प्रेशर और सक बैक का जो डिफरेंस होता है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि बैक प्रेशर और जो सक बैक होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। कई बार उनमें कन्फ्यूजन होती है कि ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं या फिर इनमें कोई डिफरेंस होता है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ये एक बिल्कुल नहीं होती हैं। तो इसलिए आज आप लोगों के मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलते हैं, देखते हैं लेक्चर को अपने। तो सबसे पहले इन दोनों को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो भी मशीन आप चला रहे हो, जो भी मशीन सीखने की आप कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले सीखने के लिए कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मशीन सीखने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किन किन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई भी प्लांट है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी चीज़ बनाई जाती है, उसका लेआउट बनाया जाता है कि इसका लेआउट क्या रहने वाला है। तो जब तक जो जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हो, अगर आपके माइंड में उसका लेआउट, उसका जो पूरा फंक्शन है वो आप लोगों को नहीं पता होगा, तो उसे सीखने में आप लोगों को टाइम ज़्यादा लग सकता है, उसे सीखने में आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का टारगेट बनाते हैं, एम बनाते हैं, उसके बाद में उसे हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट में। तो आप लोगों को भी मशीन सीखने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग पे वर्क कर रहे हैं और उसे सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसमें कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पता लगेगा कि उसमें एक इंजेक्शन यूनिट होती है, एक क्लैंपिंग यूनिट होती है, और जो थर्ड पार्ट होता है वो हमारी पीएलसी का होता है, जो इन दोनों या पूरी मशीन को कमांड करती है। ठीक है, इन तीन चीज़ों को आप लोगों को पता लग गया। इसके बाद में अब जब इसके अंदर एक प्रोडक्ट बनता है, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो वो बनता है, लेकिन उस प्रोडक्ट के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो इफ़ेक्ट डालती होंगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता करनी है। अब ऐसे कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ होगी जो प्रोडक्ट के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मशीन जो होती है, मशीन के जितने भी पार्ट इंजेक्शन हो, इंजेक्शन के दौरान हो या फिर रिफिलिंग के दौरान हो, या हमारे पूरे जो पार्ट होता है वो मैन्युफैक्चर होने के दौरान, जो भी मशीन के पार्ट होते हैं वो फंक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं, उन सभी का रोल होता है हमारे जो पार्ट होता है उसको अच्छा या बुरा बनाने में। उसकी क्वालिटी अच्छी रहने वाली है, उसकी क्वालिटी बुरी रहने वाली है, इस पे जो मेन रोल होता है वो मशीन के जितने भी पार्ट मूवमेंट करते हैं, फंक्शन करते हैं, उस दौरान जब वो पार्ट बन रहा होता है। ठीक है, ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद में चलते हैं, इसके बाद में हमें पता लगता है कि इंजेक्शन यूनिट है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंजेक्शन यूनिट फंक्शन कैसे करती है। ठीक, इंजेक्शन यूनिट में क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि एक ऑयल टैंक होता है, और उस ऑयल टैंक की बदौलत ही क्या होता है, जितनी भी मशीन के पार्ट होते हैं वो सारे फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो उसमें या तो आप लोगों ने ऑयल टैंक अगर है तो आप लोगों ने हाइड्रोलिक सिलेंडर भी यूज़ किए होंगे, और हाइड्रोलिक सिलेंडर कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे होंगे, जहाँ पर कोई मोमेंटम हो रही होगी। अगर मैं कहूँ कि स्क्रू को घुमाना है तो क्या स्क्रू अपने आप घूमेगा? वो नहीं घूमेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हाइड्रोलिक मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो मूव किससे करेगा, वो मूव करेगा ऑयल के द्वारा। तो ऑयल टैंक होना चाहिए, और वो मूव किससे करेगा, ऑयल से करेगा, सीधी सी बात। इसके बाद में मैंने कहा कि आप लोगों को स्क्रू फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेके जाना है। तो आप कैसे कैसे लेकर जाओगे, तो किससे लेकर जाओगे, हाइड्रोलिक सिलेंडर आप लोगों को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर आपकी मशीन कैसी है, इलेक्ट्रिक मशीन है, तो आप लोगों को मोटर लगाना पड़ेगा, तो उस मोटर का फंक्शन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं अगर बात करता हूँ कि इंजेक्शन यूनिट को आप लोगों ने आगे और पीछे लेकर जाना है, तो वो ऐसे तो जाएगी नहीं, उसके लिए भी आप लोगों को क्या चाहिए, एक हाइड्रोलिक जो सिलेंडर है उसकी आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी। यानी कि ये जो 3 हाइड्रोलिक सिलेंडर हो गए, ये कहीं ना कहीं आपके पार्ट को बनाने के लिए फंक्शन करते हैं, उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं सीधा सीधा। क्यों? अगर आप लोगों का ऑयल प्रेशर है वो अगर कम होगा तो स्क्रू अच्छी तरीके से रोटेट नहीं कर पाएगा, तो भी आपकी जो मटेरियल है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। इसके बाद में अगर आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर है जो आपके स्क्रू को मूवमेंट कराता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड, तो अगर वो सही से काम नहीं करेगा तो भी क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होगा, तो आपका जो इंजेक्शन है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, रिफिलिंग में ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
तो भी आप लोगों की जो पार्ट है उस पर इसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। अगर मैं इंजेक्शन यूनिट की बात करूं, अगर उसका प्रेशर पूरा कंप्लीट नहीं है तो भी आप लोगों को इंजेक्शन टाइम, जो भी टाइम होता है इंजेक्शन यूनिट को बैकवर्ड और फॉरवर्ड ले जाने का, वो ज़्यादा आप लोगों को लग जाएगा। तो ये फंक्शन आप लोगों को पता होने ज़रूरी हैं। अगर मैं क्लैंपिंग की बात करूं, क्लैंपिंग यूनिट की बात करूं, तो इसमें कौन कौन से फंक्शन हैं जो आपके पार्ट पर इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मोल्ड को ओपन और क्लोज करने का फंक्शन। अगर मोल्ड को ओपन और क्लोज आप लोगों को करना है तो वहाँ पर भी तो एक सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका, अगर वहाँ पर एक सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है तो उसका अगर ऑयल प्रेशर सही नहीं है तो आप लोगों को मोल्ड ओपन में ज़्यादा समय लगेगा, मोल्ड क्लोज करने में ज़्यादा समय लग जाएगा। उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, सीधा सीधा साइकिल टाइम पे पड़ेगा। और साइकिल टाइम का सीधा जो इफेक्ट है वो किस पर पड़ेगा, वो आप लोगों के पार्ट पर पड़ने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं जो क्लैंपिंग यूनिट होती है वो पूरी की पूरी यूनिट ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाती है। जब आप कोई मोल्ड लोड करते हो तो वहाँ पर अगर आपका ऑयल का जो प्रेशर है वो सही नहीं है तो भी आप लोगों को वहाँ पर टाइम ज़्यादा लग सकता है। दो फंक्शन हो गए इंजेक्शन यूनिट के। और तीसरा फंक्शन हम जो देखते हैं वो देखते हैं इजेक्टर का। इजेक्टर भी किससे काम करता है, अगर इजेक्टर भी मूवर बैकवर्ड और फॉरवर्ड जा रहा है तो वो भी तो किसी सिलेंडर से ही काम कर रहा होगा ना। तो वो भी एक किस सिलेंडर से करता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर से। अगर आपका मोटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक मशीन है, तो मोटर से फंक्शन करता होगा। तो ये जो फंक्शन है, इन फंक्शन को डिवाइड करके ही आप लोगों को मशीन सीखनी होती है कि कौन कौन से फंक्शन वर्क करते हैं हमारे पार्ट को बनाने के लिए। और जब आप लोगों को ये सारे फंक्शन आ जाते हैं उसके बाद में उनका क्या इफ़ेक्ट आपके पार्ट पर पड़ता है, कैसे पड़ता है, वो भी आप लोगों को पता लगने लगता है। तो आप लोगों को अगर अच्छी तरीके से मशीन सीखना चाहते हो तो जितने भी फंक्शन हैं उन्हें एक बार जो भी मूवमेंट करते हैं उसे मशीन पर देखो या वीडियो में देखो, उसकी एक डायरी में नोट्स बनाओ और नोट्स बनाने के बाद में आप लोगों को उसे डिवाइड कर करके धीरे धीरे एक एक फंक्शन को जो पढ़ना है उसे स्टार्ट करो, सीखना स्टार्ट करो। तो कुछ ही दिन आप लोगों को लगेंगे, मैक्सिमम 1 साल लगेगा कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी आप लोगों को होती दिखाई देगी। तो अब बात करते हैं इंजेक्शन बैक प्रेशर की। अब बैक प्रेशर और सक बैक, तो जब हम इंजेक्शन यूनिट में क्या करते हैं, जैसे ही हम रिफिलिंग लेते हैं, मान लो कि ये हमारा स्क्रू, आप यहाँ पर स्क्रू देख सकते हो, तो ये स्क्रू यहाँ पर है, ठीक है, ये स्क्रू आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ही ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो ये जो हॉपर वाला मटेरियल है वो कहाँ पर जाना स्टार्ट करेगा, स्क्रू के आगे इकट्ठा होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मैं एक नई पिक्चर में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बार आप यहाँ पर देख सकते हो, रियर प्लेटेन यहाँ पर है, ये क्लैंपिंग यूनिट का जो पूरा पार्ट है ये बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मोल्ड का एरिया बनाया हुआ है। ये स्टेशनरी प्लेट होती है यहाँ पर, जिसे हम फिक्स प्लेट भी कहते हैं, इसे मूविंग प्लेट भी कहते हैं। ये इंजेक्शन का एरिया हो गया, ये बैरल हो गया, ये हॉपर हो गया, हाइड्रोलिक स्क्रू ड्राइव एंड गियरिंग हो गया, ये स्क्रू हो गया और हीटर बेंड्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप लोग बैक प्रेशर समझने की कोशिश करो। जैसे ही हॉपर से मटेरियल आया, स्क्रू ने रोटेट करना शुरू किया, स्टार्ट किया, और जैसे ही उसने रोटेट करना स्टार्ट किया तो मटेरियल वो यहाँ पर आकर स्टोर होने लगा, जमा होने लगा। तो यहाँ पर जैसे ही वो जमा होगा तो वहाँ पर मान लो कि स्क्रू के आगे जो एरिया था वहाँ पर सिर्फ 100 ग्राम या 50 ग्राम ही मटेरियल आ सकता था। कितना, 50 ग्राम मटेरियल वहाँ पर आ सकता था। लेकिन हमें जो पार्ट बनाना है वो 150 ग्राम का बनाना है या 100 ग्राम का बनाना है, जितने का भी बनाना है, लेकिन यहाँ पर मटेरियल उतना नहीं आ सकता। तो फिर मटेरियल पीछे से तो लगातार आ रहा है लेकिन वहाँ पर जगह स्पेस है नहीं है उतना, तो क्या होगा, तो ये जो मटेरियल होगा ये स्क्रू पर पीछे की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, प्लास्टिक प्रेशर इन द बैरल, कितना, 500 PSI। तो इस मटेरियल ने बैरल के अंदर स्क्रू पर पीछे की तरफ जो प्रेशर है वो लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब कर दिया तो स्क्रू अब पीछे जाना स्टार्ट होगा। जब इतना प्रेशर स्क्रू पर लगेगा तो हो सकता है कि स्क्रू जल्दी से पीछे जाए। ठीक है, जल्दी से अगर पीछे जाएगा तो इस स्क्रू के जो मटेरियल होगा उसमें गैप बन जाएगा। ठीक है, मटेरियल अगर उसमें 100 ग्राम आना था तो 100 नहीं आएगा, उसमें से कम आएगा। अगर जल्दी से पीछे चला जाएगा तो उसमें गैप बनेगा, और जब वो गैप बनेगा, जब हम इंजेक्शन करेंगे तो वो जो गैप था वो हमारे इंजेक्शन में मटेरियल के दौरान हम लोगों को दिखाई देगा। किसके रूप में, शॉर्ट पीस के रूप में। तो अगर ये ऐसा गैप बन जाएगा तो हमारा जो पार्ट आएगा वो शॉर्ट आएगा, पूरा फिल होकर नहीं आएगा। तो अब फिर हम करें क्या, जब यहाँ पर 500 PSI का प्रेशर लग रहा है तो हमें इसे कई हद तक न्यूट्रल करना पड़ेगा।
ठीक है। पूरा न्यूट्रल हम इसे नहीं करेंगे वरना तो स्क्रू रिफिलिंग नहीं लेगा, वो पीछे की तरफ जाएगा ही नहीं। इसे हमें न्यूट्रल तो नहीं करना, लेकिन हाँ न्यूट्रल करने की हमें इसे कोशिश करनी पड़ेगी पीछे से एक और प्रेशर देकर। यानी कि आगे से तो ये लग रहा है, लेकिन पीछे से हमें एक प्रेशर देना पड़ेगा ताकि जो मटेरियल है उसके बीच में कोई भी गैप ना बन पाए और हमारा जो पीस शॉर्ट आने वाला था वो ना आए। तो हम क्या करते हैं, एक प्रेशर देते हैं। पहले मैं इस प्रेशर का ही नाम लेता हूँ, मैं बैक का नाम ही नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो प्रेशर हमने इसे दिया क्या करने के लिए, इस प्रेशर को न्यूट्रल करने की कोशिश करने के लिए, ना कि न्यूट्रल करने के लिए। तो यहाँ से हमने प्रेशर दिया, ये कितना दिया 50 psi, क्योंकि हमें न्यूट्रल करने की सिर्फ कोशिश करनी है, पूरा न्यूट्रल उसे नहीं करना है। अगर हम 500 ही दे देते 500 psi तो हमारा स्क्रू बीच में ही रुक जाता, ना तो पीछे जाता और ना ही वो आगे जा पाता। तो हमें उतना तो नहीं देना होता, तो हमें इसे कितना देना होता है 50 psi जो प्रेशर है वो देना होता है। कम बढ़ती आप उसे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कहाँ किसकी तरफ कौन सी डायरेक्शन में लगता है, ये इसके अपोजिट लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ से लग रहा था, लेकिन इसके अपोजिट से न्यूट्रल कौन करेगा, जो इसके बिल्कुल अपोजिट लगेगा 180 डिग्री के एंगल पर लगेगा, तभी तो ये न्यूट्रल होगा ना, न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे हम। तो ये इसके बिल्कुल बैक से लग रहा है, ठीक है, ये फ्रंट से लग रहा है, ये बिल्कुल बैक से लग रहा है, तो इसलिए इसका नाम दिया हमने बैक प्रेशर, ठीक है। इसके नाम ये वाला बैक प्रेशर नहीं होता, ये वाला बैक प्रेशर होता है। तो जब हमने ये बैक प्रेशर दिया तो ये इसे न्यूट्रल कर तो नहीं रहा, लेकिन करने की जैसी कोशिश करेगा तो क्या होगा, पहले जो हमारी रिफिलिंग 20 सेकंड में हो रही थी और अब हमने जैसे ही बैक प्रेशर दिया तो अब ये जो रिफिलिंग होगी वो कितने में हो जाएगी, हो सकता है कि 25 सेकंड में हो। तो पहले जो हमारे बैरल है, बैरल के अंदर स्क्रू रोटेट कर रहा था वो 20 सेकंड तक कर रहा था, तो वो 20 सेकंड तक मटेरियल को क्या करेगा, मिक्स करेगा। लेकिन जैसे ही हमने बैक प्रेशर दिया तो वो 20 सेकंड से बढ़कर रिफिलिंग टाइम कितना हो गया, 25 सेकंड या 30 सेकंड। तो पहले जो हमारा स्क्रू मटेरियल को 20 सेकंड तक मिक्स कर रहा था, अब बैक प्रेशर देने की वजह से वो 25 सेकंड या 30 सेकंड तक क्या करेगा, मिक्स करेगा। और जब वो अब इसमें क्या हो गया, 10 सेकंड या 5 सेकंड और बढ़ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या निकला, हमारा रिजल्ट ये निकला कि बैक प्रेशर देने की वजह से हमारा जो मटेरियल है उसकी जो मिक्सिंग थी वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। अगर हम बैक प्रेशर बढ़ाते हैं तो मटेरियल की मिक्सिंग अच्छी हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या देना होता है, बैक प्रेशर देना होता है। और किस लिए देते हैं, मटेरियल की मिक्सिंग अच्छी करने के लिए, और जो ये प्लास्टिक प्रेशर लगता है स्क्रू के ऊपर इसे कहीं ना कहीं न्यूट्रल करने की कोशिश करने के लिए हमें बैक प्रेशर देना होता है। तो आई होप कि बैक प्रेशर से रिलेटेड आज के बाद में आप लोगों के मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेशर यहाँ पर ये PSI ये दिया हुआ है, ये रेड में आप देख रहे हो, तो ये पीछे से हाइड्रोलिक प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है। इंजेक्शन स्पीड कंट्रोल यहाँ पर दिखाया हुआ है, ऑयल फ्लो चेक वाल्व, ठीक है, यहाँ पर वाल्व भी लगी हुई है जो इसे कंट्रोल करती है ऑयल के फ्लो को। अब बात करते हैं सक बैक की। अब जैसे ही स्क्रू पीछे की तरफ रोटेट करता हुआ घूमता हुआ पीछे की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पर जहाँ पर वो इनिशियल फेस में आकर रुकेगा तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, उसका शॉर्ट साइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे स्क्रू ने रिफिलिंग ले ली और यहाँ पर मटेरियल स्टोर हो गया काफ़ी सारा, तो अब प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि मटेरियल क्या होता है, वो मेल्ट फॉर्म में होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो होता क्या है कि वो नोजल से नीचे की तरफ गिरने लगता है बूंद बूंद करके। जब नीचे की तरफ वो गिरेगा तो हमारा जो मटेरियल था 100 ग्राम हमने यहाँ पर जमा करके रखा था नेक्स्ट शॉट लेने के लिए, पार्ट को बनाने के लिए, अगर वो नीचे ही गिर जाएगा बूंद बूंद करके, तो जो हमें 100 ग्राम का पार्ट बनाना था क्या वो 100 का बनेगा, क्योंकि मटेरियल तो कम हो गया, नीचे गिर गया, तो वो 100 का नहीं बनेगा। अगर वो 100 का नहीं बनेगा तो हमारा पार्ट शॉर्ट आएगा, पूरा पीस नहीं बन पाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी हमें इसे क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, कैसे ना कैसा करके, कि ये जो मटेरियल नीचे गिर रहा था और हमारा शॉर्ट पीस बन रहा था, तो ये प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाए। और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ड्रूलिंग प्रॉब्लम, ठीक है। मटेरियल क्या हो रहा है, ड्रूल हो रहा है, नीचे गिर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, स्क्रू को बिना घुमाए पीछे की तरफ कुछ ले लेते हैं। मान लिया कि हमने 5 स्क्रू को बिना रोटेट किए घुमाए पीछे की तरफ ले लिया। जैसे ही हम स्क्रू को बिना घुमाए पीछे की तरफ 5 लेंगे तो ये जो मटेरियल यहाँ पर इकट्ठा हो चुका था वो मटेरियल भी पीछे की तरफ 5 चला जाएगा। जब वो पीछे की तरफ 5 चला जाएगा तो यहाँ पर जो 5 स्पेस है वो खाली हो जाएगा। और जब वो खाली हो जाएगा तो नोजल में जब मटेरियल यहाँ पर 5 स्पेस में मटेरियल रहेगा ही नहीं तो नीचे गिरेगा नहीं। तो
तो ये कैसे हुआ, ये हुआ सक बैक से। सक हमने जो मटेरियल को पीछे की तरफ स्क्रू की सहायता से सक कर लिया, पीछे की तरफ खींच लिया, और जब वो खींच लिया तो नीचे जो ड्रिलिंग की प्रॉब्लम हमारे मशीन में आ रही थी, अब वो क्या हो गई, बिल्कुल सही होगी। तो आप लोग देख सकते हो कि बैक प्रेशर और सक बैक के जो दोनों के फंक्शन होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बैक प्रेशर मटेरियल की अच्छी मिक्सिंग के लिए दिया जाता है, और जो सक बैक होता है वो स्क्रू, जो सक बैक होता है वो क्या किस लिए दिया जाता है, वो ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को रोकने के लिए दिया जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आज आप लोगों के सामने क्लियर हो गई होंगी। तो ये जो भी डेफिनेशन होती है, जो भी समझाया जाता है, अगर आप इसे नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग इसके नोट्स बनाया करो। ताकि होता क्या है, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ कि ये जो नोट्स आप बनाते हो और एक चीज़ आप लोगों को आती है प्रैक्टिकली, तो जो प्रैक्टिकली चीज़ होती है वो आपको कब काम आती है, जब आप मशीन पर जाकर वर्क करोगे। लेकिन जो थ्योरिकली नॉलेज होती है वो आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पूछो कैसे, वो ऐसे कि जब आप मशीन पर जाकर वर्क कब करोगे, जब कंपनी तुम्हें एंट्री देगी। और कंपनी जब तुम एंट्री कब देगी, जब तुम इंटरव्यू पास करोगे। इंटरव्यू तुम कब पास करोगे, जब आप लोगों की थ्योरी नॉलेज अच्छी होगी। और जब थ्योरी नॉलेज अच्छी होगी नहीं तो कंपनी तुम्हें एंट्री देगी नहीं, तो आप लोगों के प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई भी बेनिफिट आप लोगों को उस वक्त नहीं मिलने वाला। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप लोग जो जानते हो उसका अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करना आप लोगों को आना चाहिए। और वो डिफ़ाइन करना कब आएगा, जब आप लोग पढ़ने के बाद में एक अच्छे नोट्स बनाते हो। जब आप नोट्स बनाते हो तो आप लोगों को अपनी बात को रखने का, डिफ़ाइन करने का बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को आता है कि हमें कैसे कोई चीज़ इंटरव्यू में डिफ़ाइन करनी है। तो जो भी चीज़ें पढ़ाई जाया करे उसे आप लोग नोट्स बना लिया करो। और अगर आप लोगों को नोट्स बनाने का समय नहीं होता है तो आप लोग क्या करिया करें, रजिस्ट्रेशन कराकर हमसे वो नोट्स ले भी सकते हो। क्योंकि जितनी भी हमारी वीडियो है उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें नहीं है लेकिन उन वीडियो में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के नोट्स ले भी सकते हो। तो आज की जो वीडियो है अगर आप लोगों को पसंद आई है तो उसे आप लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।